हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सर्वन लेक्चरर। ये वीडियो क्लास 10 साइंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम लोग साइंस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा ही जाएगा। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक भी करना, शेयर भी करना, और जितना प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं उन सारे प्रश्नों को नोट भी कर लेना। ठीक है, और आप लोग इसको जल्दी से याद कर लो क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए ये सारे जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है पहले ही चैप्टर से, ऊष्माक्षेपी या फिर जिसे दहन कहा जाता है एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। ठीक है, आपको उदाहरण के साथ समझाना है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया को। ठीक है, तो एक एक अभिक्रिया को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे ऊष्माक्षेपी के बारे में। ठीक है, ऊष्माक्षेपी या फिर जिसे दहन भी कहा जाता है उस अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी का मतलब है कि ऊष्मा जो है ना, ऊष्मा का उत्पन्न होना। ठीक है, जो ऊष्मा है उसका उत्पन्न होना। ठीक है, ध्यान से समझो, ऊष्मा का उत्पन्न होना। जैसे जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ठीक है, मतलब अगर रासायनिक अभिक्रिया कराया जाए तो फिर उत्पाद का निर्माण होता है, तो उत्पाद के निर्माण के साथ साथ अगर ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ठीक है, ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, तो उन्हें हम लोग ऊष्माक्षेपी या फिर दहन कहते हैं, या फिर दहन अभिक्रिया या फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझो, ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन का मतलब है जैसे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा मेथेन है वो एक प्राकृतिक गैस है। ठीक है, तो मेथेन का हम लोग दहन करेंगे। तो देखो आपका मेथेन है CH4। ठीक है, CH4 यानी कि मेथेन है, और इसमें हम लोग ऑक्सीजन यानी कि O2O, ठीक है, ऑक्सीजन मिलाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा गैस की अवस्था में होता है, तो हमें क्या मिलेगा, यहां हमें मिलेगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एंड प्लस हमारा क्या मिलेगा, 2H2O। अब जब हम इसका दहन किए तो इसके साथ हमारा ऊष्मा भी, प्लस ऊष्मा भी उत्पन्न हुआ। ठीक है, प्लस ऊष्मा है, इसका मतलब हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, प्लस ऊष्मा लगा है ना, तो ये हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना ऊष्माक्षेपी में क्या ध्यान रखना है कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में समझ लो, मैं आपको यहां समझाता हूं दूसरे पेज में। देखो, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का मतलब है कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, मतलब बाहर निकलता है, और इसमें जो होता है ना ऊर्जा अवशोषित होती है। ऊर्जा अवशोषित होने का मतलब कि अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, उन्हें हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं एग्जाम्पल के लिए, तो एग्जाम्पल के लिए आप लोग लिख सकते हो जैसे N2 है, नाइट्रोजन है, और इसमें आप O2 की अभिक्रिया कराओगे, N2 में O2 की, तो आप लोगों का मिलेगा 2NO, लेकिन इसमें ऊष्मा माइनस होगा। क्या होगा, ऊष्मा माइनस होगा। उसमें प्लस ऊष्मा था क्योंकि उसमें उत्सर्जन हो रहा था, और इसमें अवशोषित कर रहा है इसलिए हमारा माइनस ऊष्मा होगा। ठीक है, तो N2 प्लस O2 गिव्स आउट 2NO माइनस ऊष्मा। ये हमारा एग्जाम्पल है ऊष्माशोषी का। किसका एग्जाम्पल है, ऊष्माशोषी का। तो ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, काफी आसान है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नोट कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया दोनों। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदासीनीकरण अभिक्रिया आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, दो उदाहरण दीजिए। आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझाना है और दो उदाहरण भी देना है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक उदाहरण दूंगा, दूसरा आप लोग खुद से बनाना। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूरी है। देखो, अम्ल जो होता है और क्षारक या अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है। ठीक है, जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करती हैं तो लवण तथा जल प्राप्त होता है, तथा इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और ऐसे ही लवण बनता है। ठीक है, ध्यान से समझ लो।
जब हम लोग अम्ल की अभिक्रिया और क्षार की अभिक्रिया कराएंगे, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, तो लवण तथा जल मिलेगा और इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या है, Na से सोडियम और OH से हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, इसकी अभिक्रिया कराओगे स्टूडेंट तो हमें लवण मिलेगा यानी कि NaCl मिलेगा लवण, और प्लस हमें मिलेगा H2O यानी कि जल, ठीक है, लवण और जल मिला। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्षार है, ठीक है, ये हमारा क्षार है और ये हमारा अम्ल है, क्या है, अम्ल है, और ये हमारा क्या है, लवण है। ध्यान से समझो, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया हुई, लवण तथा जल प्राप्त हुआ, बस सिंपल सा है। अब एक उदाहरण आप लोग खुद से बना लेना, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा यहाँ क्षार और अम्ल है या अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण तथा जल मिला और यही अभिक्रिया हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ये हमारा दूसरा नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कि वर्जन क्या है, ठीक है, जो वर्जन होता है, वर्जन किसे कहते हैं और यह क्रिया किन सांद्रित अयस्कों के लिए प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है, यह क्रिया किन सांद्रित अयस्कों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे वर्जन के बारे में, ठीक है। तो वह क्रिया जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में, जो अयस्क होता है, अयस्क को वायु की उपस्थिति में उनके गलनांक से नीचे गर्म करने की क्रिया वर्जन कहलाती है, ठीक है। वह क्रिया जिसमें जो अयस्क होता है, अयस्क को वायु की उपस्थिति में, ठीक है, वायु की उपस्थिति में, जैसे वायु में ऑक्सीजन होता है, ठीक है, तो वायु की उपस्थिति में उनके गलनांक से नीचे गर्म करने की क्रिया को वर्जन कहते हैं, ठीक है। नोट है कि यह प्रायः सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यह प्रायः सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मैं आपको एक छोटा सा रिएक्शन बताता हूं, यहां समझ लो, ठीक है, ध्यान से। जैसे सल्फाइड अयस्क हमारा है 2ZNS, ठीक है, S लास्ट में लगा है इसलिए सल्फाइड अयस्क है, ठीक है, और इसका हम लोग अभिक्रिया करेंगे किससे, 3O2 से, मतलब ये हमारा है ऑक्सीजन उपस्थित होगा कि वायु की उपस्थिति में कराया जाता है। तो यहां हमें मिलेगा 2ZNO, ठीक है, 2ZNO और प्लस 2SO2। ये हमारा एक अभिक्रिया है, एक रिएक्शन है जो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमारा सल्फाइड अयस्क है, ठीक है, बस ये याद कर लो। वर्जन के बारे में कितना आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया। देखो आप लोग आसान तरीके से समझो तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, ये आप लोगों को बहुत आसान लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, समजातीय श्रेणी क्या है, समजातीय श्रेणी, ठीक है, तो समजातीय श्रेणी के बारे में समझ लो। समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए, आपको उदाहरण के साथ अच्छे से समझाना है समजातीय श्रेणी को, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिकों का वह समूह, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है, ठीक है, चाहे उनका सामान्य सूत्र एक जैसा हो, चाहे उनका क्रियात्मक समूह एक जैसा हो, ठीक है। अगर क्रियात्मक समूह एक जैसा है तो वो समजातीय श्रेणी होंगे, अगर उनका सामान्य सूत्र एक जैसा है तो भी वो समजातीय श्रेणी होंगे, ठीक है। तो उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं, तथा उनके सदस्यों को समजात गण कहा जाता है। तो उनके सदस्यों को क्या कहा जाता है, समजात गण कहा जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, एग्जाम्पल के लिए आप लोग समझ लो, जैसे हमारा है मेथेनॉल, ठीक है, मेथेनॉल लो, ठीक है, ठीक है, मेथेनॉल, और मेथेनॉल का जो सूत्र होता है वो CH3OH होता है। क्या होता है, CH3OH, ठीक है। एंड अगला जो हमारा है वो है एथेनॉल। देखो सारे एक ही समूह के रहेंगे, ठीक है, तो ये हमारा है एथेनॉल, और एथेनॉल का क्रियात्मक समूह क्या होता है बच्चों, एथेनॉल का क्रियात्मक समूह होता है CH3 CH2, ठीक है, एंड OH, ये हमारा हो गया एथेनॉल। ऐसे और भी ले सकते हो, प्रोपेनॉल भी आप ले सकते हो इसी में, ठीक है, प्रोपेनॉल, क्योंकि ये सारे एक ही समूह के हैं ना, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है, इसमें 3 कार्बन हो जाएंगे। 3 कार्बन का मतलब है CH3 CH2 CH2 OH, ये हमारा प्रोपेनॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा है, ये आपका मतलब हो गया पूरा, ठीक है, ये हमारा पूरा क्या है, समजातीय श्रेणी का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये सारे हमारे एल्कोहल समूह के तीनों हैं, मेथेनॉल भी है, एथेनॉल भी है, प्रोपेनॉल भी है, ठीक है, सारे एल्कोहल समूह के हैं, तो इसलिए ये हमारा एक समजातीय श्रेणी होगा।
ठीक है, ये एग्जाम्पल। तो समजातीय श्रेणी के सदस्यों के निम्नलिखित लक्षण है। मैं आपको लक्षण बता देता हूं। जो लक्षण है, पहला ए वाला, सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जो सभी सदस्य होते हैं उनको एक सामान्य सूत्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला लक्षण है ए वाला। दूसरा है वी वाला कि सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है। ठीक है, सामान्य सूत्र एक जैसा हो या फिर क्रियात्मक समूह एक जैसा हो। ठीक है, दोनों कोई ना कोई होना चाहिए। ठीक है, और हमारा सी वाला है, इसके जो क्रमागत सदस्यों के अणुसूत्र में CH2 का अंतर होता है। CH2 का अंतर, ठीक है, CH2 का अंतर का मतलब है जैसे हमारा एल्केन समूह का है CH4 और एल्केन के बाद आता है एल्कीन C2H, नहीं ये हमारा CH4 हो जाएगा, एल्केन समूह। ठीक है, CH4 मतलब हमारा है कौन सा, मेथेन। ठीक है, CH4 और यहाँ C2H6। ठीक है, अब इनके बीच कितने का अंतर है, इनके बीच हमारा C 1 हो गया और H2 2, यानी कि CH2 का अंतर है। तो ये हमारा कौन सा समूह होगा, ये हमारा हो जाएगा समजातीय श्रेणी। ठीक है, और ये हमारा एल्केन समूह है। तो फिर ये आपको समझ में आ गया। तो ये हमारा हो गया लक्षण। काफी आसान से लक्षण भी हैं, बस ये आपको समजातीय श्रेणी के बारे में समझना है। समजातीय श्रेणी में बस इतना ही समझना है। ठीक है, समजातीय श्रेणी की परिभाषा, एग्जाम्पल और कुछ लक्षण जो मैंने आपको बता दिए। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, साबुन के निर्माण से प्राप्त सह उत्पाद का नाम व सूत्र लिखिए। ठीक है, जो साबुन के निर्माण से प्राप्त सह उत्पाद का नाम व सूत्र लिखिए। और ये क्वेश्चन किस नाम से फेमस है, साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखिए। ध्यान से समझो, बहुत ही बार आया हुआ है साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार आया हुआ है, इस टाइप से पूछकर साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो फिर हम लोग सबसे पहले समझेंगे साबुनीकरण के बारे में। तो उच्च अणुभार वाले, उच्च अणुभार, ठीक है, जिनका अणुभार उच्च हो वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के, जो उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। ठीक है, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH या KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं और इस क्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, साबुनीकरण कहा जाता है। ठीक है, साबुनीकरण के बारे में बस इतना ही समझना है कि उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाता है और ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH व KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया समझ लो साबुन बनाने की। ये है साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे क्या, ध्यान से समझो, बहुत ही बड़ा आपका ये रिएक्शन होगा, छोटा नहीं है, 3 लाइन का रिएक्शन है। सबसे पहले आप लोग लोगे क्या, ट्राइसिट्रीन यानी कि वसा, CH2, ठीक है, OCO C17H35। ठीक है, ध्यान से समझो। फिर यहां आप लोगों को कार्बन कार्बन के नीचे सिंगल बॉन्ड लगाना है, फिर CH, ठीक है, OCO C17H35। ठीक है, फिर आप लोगों को ऐसे ही चलना है, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर ऊपर वाला जैसा लिखा हो वही नोट कर दो, CH2 OCO C17H35। ठीक है, बस हो गया। अब आप आगे क्या करना है, इनकी अभिक्रिया हमें करानी है +3 NaOH से, 3 NaOH से। ठीक है, अब हमें मिलेगा क्या, देखो गिब्स आउट हमें मिलेगा, एक तो CH2 और यहां से OH, यहां से CH2 आ जाएगा, यहां से OH आ जाएगा। ठीक है, फिर यहां से CH आ जाएगा, CH, ठीक है, और OH, फिर यहां से हमारा CH2 और यहां से OH। अभी मैं आपको नाम बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप लोगों का प्लस साबुन मिलेगा 3C17H35 COONA। ठीक है, ये होता है साबुन का सूत्र। मैं यहां नीचे लिख देता हूं, देखो यहां आपको मिलेगा जो ये प्रोडक्ट, वो क्या मिलेगा, 3C17H35, ठीक है, COONA। ठीक है, ये हमारा साबुन होता है। ठीक है, यही हमारा साबुन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, वही प्रोडक्ट है जो ऊपर मिला है। तो ये हमारा है बच्चों
वसा, या फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं 3 बार है ना, तो ट्राइसिटेरिन, या फिर जिसे हम लोग वसा कहते हैं। और ये हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये हमारा है ग्लिसरॉल, क्या है, ग्लिसरॉल। और ये हमारा है साबुन, जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम सिटेरेट। ठीक है, बस ये आपको मिल गया, यहां मैंने लिख दिया स्पष्ट ताकि आप लोगों को और अच्छे से दिखे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा साबुनीकरण के बारे में। साबुनीकरण में आप लोगों को इतना ही लिखना है, पहले साबुनीकरण की परिभाषा लिखो, फिर ये रिएक्शन लिख देना, आपको बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहा है कि मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है। जो मेंडलीफ का आवर्त नियम है वो क्या है और इसकी व्याख्या कीजिए। मेंडलीफ की आवर्त नियम की आपको व्याख्या करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेंडलीफ के नियम अनुसार क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। जो मेंडलीफ के नियम अनुसार क्या कहते हैं कि तत्वों के जो भौतिक तथा रासायनिक गुण होते हैं वो उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। जो उनके परमाणु भार होते हैं, ठीक है, परमाणु भारों के आवर्ती फलन, अर्थात तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर समान गुणों वाले तत्व एक नियमित अंतराल के बाद आते हैं। ठीक है, तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में, और मेंडलीफ के अपने आवर्त नियम में यही बताया भी है। ठीक है, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, काफी ज्यादा आसान है, कुछ है नहीं, लेकिन आप लोगों को समझना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, आप लोगों का बायोलॉजी से है, और ये है रुधिर तथा लसिका में क्या अंतर है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रुधिर तथा लसिका में अंतर बताना है स्टूडेंट। ठीक है, रुधिर तथा लसिका में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे रुधिर या फिर ब्लड के बारे में, फिर लसिका या फिर यहां लिम्फ के बारे में। ठीक है, तो रुधिर क्या होता है, या गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक होता है। ये क्या होता है, गहरे लाल रंग का होता है, गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक होता है, और ये रंगहीन तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, मतलब जो रुधिर होता है वो रंग उसमें होता है गहरे लाल रंग का होता है, लेकिन लसिका का कोई रंग नहीं होता, वो रंगहीन तरल संयोजी ऊतक है। कौन सा है, रंगहीन तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, दूसरा है कि रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, इसमें हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, रुधिर में क्या पाया जाता है, लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, लाल रुधिर कणिकाएं, इसीलिए तो इनका रंग लाल होता है। और लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं, लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, बच्चे 5-6 पॉइंट समझ लो। तीसरा पॉइंट है कि रुधिर में प्रोटीन्स अधिक मात्रा में होते हैं। जो रुधिर होता है, रुधिर में जो प्रोटीन्स की मात्रा होती है वो ज्यादा होती है। लसिका में प्रोटीन्स अपेक्षाकृत कम मात्रा में होती है। लसिका में जो है रुधिर की अपेक्षा प्रोटीन कम मात्रा में होती है। ठीक है, लसिका में कम होता है और रुधिर में ज्यादा होता है। रुधिर में प्रोटीन्स की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है, लसिका में जो है वो बहुत ही कम होती है इनकी अपेक्षा, वैसे उसमें भी होती है। और 4 नंबर पॉइंट है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा वज्र पदार्थ कम मात्रा में होते हैं। ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा वज्र पदार्थ कम मात्रा में होते हैं, और लसिका में कार्बन डाइऑक्साइड तथा वज्र पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं। ठीक है, इसमें वज्र पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में होते हैं, और इसमें अधिक मात्रा में होते हैं लसिका में। इसमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन, जो हमारा रुधिर है इसमें ऑक्सीजन ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन कम मात्रा में होता है। लसिका में जो है वो ऑक्सीजन कम मात्रा में होता है और इसमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होता है। 6 नंबर पॉइंट है, यह रुधिर वाहिनियों में परिसंचरित होती हैं। ये रुधिर वाहिनियों में परिसंचरित होती हैं, और यह लसिका वाहिनियों में परिसंचरित होने के अतिरिक्त ऊतकों में तथा ऊतक द्रव्य की तरह भी रहती हैं, ऊतक द्रव्य की तरह भी रहती हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा रुधिर तथा लसिका में अंतर। आई होप कि आप लोग नोट भी कर लोगे, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है रुधिर तथा लसिका में अंतर। आप लोग तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाना अगर पेपर देने जाना। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, और आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 तक बहुत ही अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा ऋतुस्राव क्या है। ऋतुस्राव क्या है, ठीक है, ये आप लोग समझो। देखो, यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता, जो अंडाणु होता है महिलाओं में उनमें, ठीक है, मादा में अगर अंडाणु का निषेचन नहीं होता तो वह 1 दिन बाद नष्ट हो जाता है। तो वो जो अंडाणु है वो 1 दिन बाद नष्ट हो जाता है, और गर्भाशय भी निषेचित अंडाणु को प्राप्त करने की तैयारी करता है। जो गर्भाशय है वो भी जो निषेचित, मतलब निषेचन के बाद जो अंडाणु को प्राप्त करने की तैयारी करता है, और गर्भाशय की दीवार मोटी तथा स्पंजी हो जाती है। जो गर्भाशय की दीवार है वो मोटी तथा स्पंजी हो जाती है, लेकिन निषेचन न होने पर ये धीरे धीरे टूटती हैं।
अगर निषेचन नहीं होता तो ये धीरे धीरे टूटती हैं और रुधिर व आपका म्यूकस के रूप में योनि मार्ग से बाहर निकलती हैं। ठीक है, जो रुधिर है या फिर म्यूकस के रूप में बाहर निकलती हैं और इस प्रक्रिया को रजोधर्म या फिर ऋतुस्राव कहते हैं। अतः ऋतुस्राव निषेचन ना होने की अवस्था में होता है। जो ऋतुस्राव है वो निषेचन ना होने की अवस्था में होता है, याद रखना। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो ऋतुस्राव आपको समझ में आ गया, काफी ज्यादा आसान होगा, कुछ नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, एक संकर संकरण या फिर एक संकर तथा द्विव संकर क्रॉस से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ समझाइए। जो एक संकर होता है और द्विव संकर होता है, एक संकर क्रॉस द्विव संकर, वन हाइब्रिड क्रॉस और डबल हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, में क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले एक संकर संकरण के बारे में समझो। विपरीत लक्षण वाले नर तथा मादा के मध्य जब केवल एक जोड़ा विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए संकरण कराया जाता है तो इन विपरीत लक्षणों के संकरण को एक संकरण संकरण कहा जाता है। इन विपरीत लक्षणों के संकरण को एक संकर संकरण गुण संकरण कहते हैं। ठीक है, जब एक जोड़ी, केवल एक जोड़ी, मतलब दो हो लेकिन एक जोड़ी हो, ठीक है, लक्षणों का अध्ययन करते हैं, उसका संकरण कराते हैं, तो हम लोग उसे एक संकर संकरण कहते हैं। जैसे लाल फूल वाले तथा सफेद फूल वाले पौधों के मध्य संकरण, ये हमारा लाल फूल वाला तथा सफेद फूल वाले पौधे के मध्य जब संकरण कराया जाता है तो उसे हम लोग एक संकर संकरण कहते हैं। ठीक है, द्विव संकर संकरण समझ लो बच्चों। ठीक है, द्विव संकर संकरण में क्या है, यहां द्विव संकर संकरण समझ लो कि जब विपरीत लक्षणों वाले नर तथा मादा के मध्य, ठीक है, दो जोड़ा विपरीत लक्षणों के मध्य अध्ययन के लिए हम लोग संकरण कराया जाता है। जैसे जब विपरीत लक्षणों वाले नर तथा मादा के मध्य दो जोड़ा विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए संकरण कराया जाता है तो इसे हम लोग द्विव संकरण संकरण कहते हैं। जैसे पीले गोल बीज वाले और हरे झुर्रीदार बीज वाले मध्य संकरण, ठीक है, पौधे के मध्य संकरण, इसमें दो जोड़ा है, चार है। ठीक है, जोड़े का मतलब दो हो गया तो कुल मिला के चार है। तो एक संकर संकरण, द्विव संकर संकरण, दोनों आपको समझ में आ गया। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, आपको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। ध्यान रखना, जितना क्वेश्चन बता रहा हूं ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पूरा बोर्ड एग्जाम में तैयार करके जाना है ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बच्चा अगला क्वेश्चन है हमारा, दूरदृष्टि दोष से आप क्या समझते हो, इसके कारण निवारण भी लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष के बारे में आपको बताना है। तो दूरदृष्टि दोष में क्या है कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है। जो हमारा दूरदृष्टि दोष होता है उसमें अगर दूरदृष्टि दोष से कोई भी व्यक्ति पीड़ित है तो उसको दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी, जो दूर की वस्तु होगी वो स्पष्ट दिखाई देगी, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। लेकिन जो निकट की वस्तु होता है, नजदीक की वस्तु होता है, वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ये हमारा होता है दूरदृष्टि दोष। और कारण होता है नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाए जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाए। जब नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या जो है वो कम हो जाएगी तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। और दूसरा कारण है नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए, अर्थात नेत्र लेंस के गोले का व्यास कम हो जाए। ठीक है, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए अर्थात नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाए। जैसे देखो यहां आपका है, ठीक है, वस्तु और यहां से प्रकाश की किरणें जाती हैं। ठीक है, तो ये देखो ये नेत्र पर पड़ती हैं तो देखो यहां नहीं बनती हैं। ठीक है, दूर मतलब दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, तो ये यहां बनती हैं, मतलब दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन नजदीक की नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो ये हमारा कारण हो गया। निवारण के लिए आप क्या करोगे, इस दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। दूरदृष्टि दोष में हम लोग उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का चश्मा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा दूरदृष्टि दोष के बारे में। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड एग्जाम में तैयार करके ही ये क्वेश्चन जाना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है ओम के नियम की व्याख्या कीजिए। जो ओम का नियम होता है उसकी व्याख्या करनी है और प्रतिरोध का मात्रक भी लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग ओम का नियम देखेंगे। तो ओम के नियमानुसार जब भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप समान रहे तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उनके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। कहने का मतलब है जो विभवांतर होगा, ध्यान से समझो, विभवांतर वो किसके समानुपाती होता है, धारा के। ठीक है, धारा के समानुपाती होता है। यानी कि या फिर आप लोग लिख सकते हो जो हमारा V होगा वो समानुपाती होगा I के।
किसके समानुपाती होगा, आई के। या फिर आप लोग v, देखो v और समानुपाती चिन्ह को हटाओगे तो यहाँ एक स्थिरांक जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, स्थिरांक जुड़ जाएगा, इनटू हम लोग i लिखेंगे, और वो स्थिरांक क्या होगा, वो स्थिरांक हमारा होगा r और इनटू i। और ये जो स्थिरांक होगा ये हमारा होता है क्या, ये है आपका चालक का प्रतिरोध, जहां r जो है ना, r बराबर चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध, ठीक है, ये हमारा होता है। और R बराबर अगर आप देखो तो वो होता है V अपान आई। R बराबर क्या होता है, V अपान आई, ठीक है, V अपान आई। अब देखो यहां से अब मात्रक निकाल लो। देखो R का मतलब है प्रतिरोध, ठीक है, मतलब प्रतिरोध, लेकिन प्रतिरोध का मात्रक हमें निकालना है ना, तो यहां लिखो प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक बराबर, ठीक है, v का मात्रक यानी कि विभवांतर का मात्रक, ठीक है, ऐसे निकाला जाता है, विभवांतर का मात्रक, ठीक है, और बटे में हमारा धारा का मात्रक, धारा का मात्रक। विभवांतर का मात्रक जो होता है वो होता है वोल्ट, और धारा का मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। और वोल्ट प्रति एम्पियर जो होता है वो बच्चों बराबर होता है ओम के, ठीक है। तो बच्चों आप लोग जो प्रतिरोध का मात्रक है वो दोनों बता सकते हो, एक तो ओम बता सकते हो, वोल्ट प्रति मीटर भी बता सकते हो, सॉरी वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर भी बता सकते हो, ठीक है। और ओम को एक चिन्ह के द्वारा डिनोट किया जाता है, ओम को हम लोग एक इस टाइप से चिन्ह, ठीक है, ऐसे। बस इतना आपको समझ में आ गया, ओम का नियम होता है, यही इतना ओम का नियम होता है, ठीक है। अगर सत्यापन करने के लिए आए तो वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो ओम का नियम आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे एक न्यूमेरिकल जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल की भी वीडियोस लाई जाएंगी। देखो एक विद्युत बल्ब पर 250 वोल्ट और 250 वाट, ठीक है, लिखा है इसे 250 वोल्ट के मेंस से जोड़ने पर बल्ब में कितनी अधिकतम धारा प्रवाहित होगी, और बल्ब के प्रतिरोध की भी गणना कीजिए। प्रतिरोध की भी गणना करनी है, ठीक है। तो हमारा विभवांतर जो दे रखा है वो V बराबर कितना दे रखा है, क्वेश्चन में जो चीज दे रखा है उसको लिख लो, 250 वोल्ट, 250 वोल्ट V, ठीक है। और हमारा P यानी कि पावर वाट में दिया हुआ है वो 200 वाट दिया हुआ है, 200 वाट, ये दोनों दे रखा है, ठीक है। और बल्ब का प्रतिरोध, एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, बल्ब का प्रतिरोध अगर ज्ञात करना है, प्रतिरोध जो होता है वो R होता है, ठीक है, ध्यान से समझना, फार्मूला मेन है वो मैंने बता रखा है ना। R बराबर होता है V² बटे में P, V² बटे में P। अब V² का मतलब है V की वैल्यू कितनी है 200, नहीं V की वैल्यू है 250, ठीक है। तो 250 और गुणे 250 दो बार मैं लिख देता हूं, और P की वैल्यू है 200, तो एक 0 से एक 0 कट हो जाएगा, एक 0 से एक 0, और ये हमारा हो जाएगा 625, और 2 से भाग दोगे तो वो हमारा हो जाएगा 31, यानी कि 312.5 ओम। ये हमें मिला क्या, ये मिला R की वैल्यू, यानी कि प्रतिरोध, प्रतिरोध आपको इतना मिलेगा, ठीक है, प्रतिरोध हमें मिल गया। अब हमें धारा ज्ञात करनी है 250 वोल्ट से, ठीक है, 250 वोल्ट से हमें धारा ज्ञात करनी है। तो अब हम लोग लिखेंगे बल्ब में अधिकतम धारा, बल्ब में अधिकतम जो धारा है, धारा जो होगा वो I बराबर होगा V अपान R, I बराबर V अपान R। तो I की वैल्यू जो है वो हमारा कितना है 250, और R की वैल्यू जो हमें मिला है वो 212.5, ठीक है। अब इसको जब आप कट करोगे ना, एक पॉइंट हटाकर 0 बढ़ाओगे तो वो हमारा 0.8 एम्पियर हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल की वीडियो में आप लोगों के लिए और भी लाऊंगा। यहां से हमारा I भी निकल आया, धारा भी, ठीक है।
तो इसमें मैंने आपको साइंस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा दिया, ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ठीक है। और आपकी न्यूमेरिकल की वीडियो अलग से लाई जाएंगी जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगी। तो आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, लाइक भी करना, शेयर भी करना, अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी करना। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जो साइंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो बोर्ड एग्जाम में जो 100% आएंगे ही आएंगे। तो चलो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।